काका, सवाल ये उठता है भैया, सामाजिक न्याय की लड़ाई आपकी थी, क्षेत्रीय दलों की लड़ाई थी, जेडीयू की, आरजेडी की, समाजवादी पार्टी की, इसका स्टेक बांटने अब बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर खड़ी हो गई है। ओबीसी सारा सिमट कर आप ही का वोट बैंक छिटका है, कांग्रेस का कुछ नहीं गया। कांग्रेस का पहले भी 15% था, अभी भी 15% है। आपका सारा वोट बैंक छिटक कर बीजेपी के पास चला गया। बड़ा लंबा विमर्श हुआ है और कई साथियों ने बोला है। गांव में एक बहुत सहज भाषा में एक कहावत है गरिमा, मैं समझूंगा कि मर्यादित होगी और लोग समझेंगे भी कि सुपवा तो सुपवा बोले, चलनियों बोला है, जेमन 72 छेद। क्या साथी ने, क्या परिवारवाद पर मेरे साथी ने टिप्पणी करा है, और जो साथी बोल रहे हैं मेरे दोस्त हैं, और उनका मैं स्वयं का परिवारवाद देखूं। इनके पिताजी से पूछूंगा, इनसे पूछूंगा कि आपके पिताजी किसान थे, आपके पिताजी भी केंद्रीय मंत्री थे, आपके पिताजी भी राजनीति में हैं और आप भी राजनीति में। अगर आप परिवारवाद से इतना घृणा करते हैं तो आप शुचिता का प्रदर्शन पेश करते और आप राजनीति में न होते। तो कृपा करके परिवारवाद अगर इस देश में सबसे ज्यादा किसी राजनीतिक दल में है, अगर और दलों में सिर्फ राजनीतिक है, मैं बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद, आध्यात्मिक परिवारवाद का उदाहरण योगी आदित्यनाथ है, आर्थिक परिवारवाद का उदाहरण जयशाह है, राजनीतिक परिवारवाद के उदाहरण अनुराग ठाकुर से लेकर के, पंकज सिंह से लेकर के और गुरुप्रकाश स्वयं है। तो उस पर ना बोलिए। अब मैं आता हूं जातिगत जो जनगणना का सवाल। आपने साथी सही कहा, जीतन मांझी को अपमानित हुआ। आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का घर इसलिए धुलवाया गया कि वो पिछड़े तबके से आते हैं। और जो लोग जिनके दोहरे विमर्श हों, आपका विमर्श क्या है, आप धनगढ़ जाट जाति से थे और आपका बहुत अपमान हो रहा था जाट जात का, और आज देश की बेटियां, जो बहादुर बेटियां आंसू बहा रही हैं, तब अपमान नहीं हो रहा। तो डबल स्टैंडर्ड अगर इस देश में किसी का है तो आपका है। और जातिगत जनगणना का जो सवाल है वो 1931 में पहली बार हुआ, उसके बाद 2011 में भी जातिगत जनगणना हुआ, लेकिन उस समय के वित्त मंत्री प्रणव दा ने सदन में कहा कि इसके प्रकाशित किए जाएंगे, इसके जो आंकड़े हैं, लेकिन दुर्भाग्य से प्रकाशित नहीं हुआ। और भारतीय जनता पार्टी का ही एमपी रहे झा साहब, उन्होंने कई बार लेख लिखा है और प्रसन्नता जाहिर की है कि कम से कम जितनी बार वाजपेयी जी सरकार में आए जातिगत जनगणना न हो, इसके लिए उन्होंने प्राविधान किया। तो भारतीय जनता पार्टी से हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आप एक तरफ तो संविधान की दुहाई देते हैं और दूसरी तरफ आपके प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार कहता है कि संविधान में अब संशोधन की जरूरत है। और आपका जो आदर्श संस्थान है, जब ये सारा बीजेपी का सब गिनवा दिया आपने। मेरा सवाल आपसे ये था कि भाई क्षेत्रीय दल जैसे कि समाजवादी पार्टी सोशल जस्टिस की, सोशल वेलफेयर की बात कर रही है, सामाजिक कल्याण की लड़ाई लड़ रही है, वो पिछड़ा आपके साथ आकर खड़ा हुआ दिखता क्यों नहीं? वो ओबीसी आपके साथ क्यों खड़ा नहीं होता? बिल्कुल दिखता है। हमारा वोट फीसदी 2012 में जब हम सरकार में आए, 15 मार्च 2012 को जब अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तब हमारा वोट फीसदी 29.9% था। 2022 में हमारा वोट का जो प्रतिशत है वो 36.23% है। हमारा वोट शेयर बढ़ा है और 2019 में सभी जातियों के लोग। और मैं समझता हूं कि इस देश में अखिलेश 2019 में क्या हुआ? 14 में 2019 में और छिटका, और सारा शिफ्ट होकर ओबीसी का 44% चला गया बीजेपी के पास। आप सुन तो लीजिए। 2019 में भी समाजवादी पार्टी और बसपा का ऐलान था और हम लोग 15 सीटें जीते थे। सबसे ज्यादा सीटें हम लोगों ने एक क्षेत्रीय दल होकर जीता था, अगर दोनों का आप ले लेंगी तो। और हमारा और बीएसपी का अगर वोट शेयर मिला देंगे तो उस समय भी हमारा 43% वोट शेयर था। हम उस पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन इस देश में अखिलेश यादव जी का विमर्श देखिए कि जब वो सदन में बोलते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी लगातार दलितों से, पिछड़ों से लगातार हिकारत करती है, उनसे घृणा करती है, उनको अपमानित करती है। अब कम से कम इतना उसमें आभास, उसको भान आ गया है, जो बात केसी त्यागी साहब कह रहे हैं कि कम से कम प्रतीकात्मक ही सही दलितों पिछड़ों को राजनीतिक भागीदारी देने की सोच तो रही है। लेकिन इस देश का लोग जान रहे हैं
इसी दिल्ली यूनिवर्सिटी में 133 प्रोफेसरों की भर्ती होती है और सबके सब एक जाति में होते हैं। उत्तर प्रदेश के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 5 में कुलपति होते हैं और सिर्फ मुख्यमंत्री जी के जात के होते हैं। जब एक दलित बेटी जो प्रोफेसर थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, रितु सिंह, और एक लक्ष्मण यादव, वो पिछड़े तबके के हैं, अगर वो अंबेडकरवादी और संवैधानिक बात करते हैं तो उन्हें निकाल दिया जाता है। वहीं संगीत रागी और निजेश से लेके कितने लोग जो स्तुति गान करते हैं, आरएसएस का स्तुति गान करते हैं, जो मनुवादी हैं, उनको नहीं निकालती है सरकार। लेकिन आप ये एक डेटा फिर भूल जाते हैं। हमारा जवाब दीजिए ना। इस देश के 42 मनोज सिंह काका, आपको तो पॉलिटिकल लड़ाई भी लड़नी है ना। मैं खत्म सामाजिक कल्याण की लड़ाई जब लड़ पाएंगे, जब पॉलिटिकल लड़ाई लड़ पाएंगे, तो बीजेपी का ये जो समाज शास्त्र है, ओबीसी के इतने मंत्री, ओबीसी के इतने सांसद, ओबीसी के इतने एमएलसी, इतने विधायक, और अब मध्य प्रदेश में ओबीसी चेहरा हटाया, ओबीसी चेहरे को ले आए, आदिवासी गणित भी साध लिया, अगड़ों का गणित भी साध लिया, तो इसका कोई जवाब विपक्ष के पास नहीं दिखता ना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे अनेकों बार कहा हूं कि जो बीजेपी दे रही है, इस देश का दलित पिछड़ा जान रहा है, वो प्रतीकात्मक दे रही। उसी मध्य प्रदेश में 18 साल से बीजेपी 20 साल से सरकार में है। हाँ। और देश में पहला ऐसा राज्य है जहां पिछड़ों को 27% की जगह 13% ही आरक्षण है। गुरु प्रकाश से पूछना चाहूंगा कि हिम्मत कर पाइए और इसी मंच से कहिए अपने मुख्यमंत्री से कि अपने मुख्यमंत्री से कहिए, मोहन जी से, कि 27% आरक्षण सुनिश्चित करें और यह सुनिश्चित करिए कि इस देश में दलितों, पिछड़ों और जो बहुसंख्यक आबादी है उसका, जो आप ही के धरती के, आप कम से कम पढ़िए और जानिए ये बात किसने कही कि 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा। किसने बात कही? जगदेव बाबू ने कहा। और जगदेव बाबू की हत्या किसने करी? आरएसएस के लोगों ने करी, आरएसएस के विचारधारा ने करी। आप कहां रहते हैं? ठीक है मनोज, क्यों नहीं जान पाते हैं? क्या बीजेपी सिंबॉलिक, विश्वविद्यालयों में कितने